समझ आ गया? मार्केट में ज्यादा आ गया. If fair value of biological asset previously made at a cost now becomes available, certain additional disclosures are required. Number one, description of biological asset. Seeing वाली का an explanation of why fair value has become, because some other people, including in Zamamul Haq, Saeed Anwar, Junaid Jamshed, Muhammad Yusuf, they have also, characters have started importing the cows. That's why. And the effect of change, और चेंज की वजह से इफेक्ट कितना आया, यानी कि बुक वैल्यू से अब आप किस पे लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू पे. तो बता दें इसकी वजह से कितना चेंज आया. डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट ग्रांट के डिस्क्लोजर बता दें माय डियर. डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट. एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी covered by this standard. Nature and extent of government grants recorded in nature. गवर्नमेंट ग्रांट किस लिए मिली थी, एक्सटेंट कितनी मिली थी. अनफुलफिल्ड कंडीशंस, अनफुलफिल्ड कंडीशंस बता दें. फुलफिल कंडीशंस शायद बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो P&L में चली गई हैं. अनफुलफिल कंडीशन बता दें कि अभी तक मैंने कंडीशन फुलफिल नहीं की. एंड अदर कंटिजेंसी अटैचिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ने कोई शराइत लगाई हुई है ग्रांट के साथ, वो भी बता दें. सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस एक्सपेक्टेड इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड है, अगर वो क्यों होगी, डिक्रीज क्यों एक्सपेक्टेड होगी गवर्नमेंट ग्रांट के कम होने से, ड्यू टू एक्सपेक्टेशन that I will not meet conditions. मुझे डर लग रहा है कि मैं कंडीशंस शायद पूरी ना कर पाऊं, तो मुझे ग्रांट क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी. डन जी. अब आप मुझे याद करा दीजिएगा, इनको कल इंशाल्लाह आके ना एक दफा दोबारा पढ़ लेंगे. तो एक कॉन्सेप्ट है, नजर आ रही है किताब पे, ये गुजारा चल रहा है, नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है, ठीक है. एक कॉन्सेप्ट है बियरर एनिमल का. Yes, there is a concept of bearer animals, because it bear produce and bear produce for more than 1 year. तीसरी शर्त नहीं पूरी होती, मुझे पता है, स्क्रैप के तौर पे नहीं बिकेगी. तो फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग journal entries, there is no concept of bearer animal, but for the purpose of disclosure there is a concept of bearer animals. So alhamdulillah there is a concept of bearer animal, but for the purpose of disclosure only, for the purpose of, not for the purpose of accounting. There is no bearer animal for journal entries, but there is a bearer animal for disclosure. अब बड़ा बड़ा करके यहां लिखें, ये जो एप्पल ट्री है, ट्री के साथ लाइन डालें और लिखें बियरर प्लांट. इसके क्या पकड़ेंगे, टांगे, टांगे पकड़ के, इसकी टांगे पकड़ के नीचे लिखें, नहीं थान नहीं, टांगे पकड़ के नीचे लिखें बियरर एनिमल. लेकिन आगे लिख दें, सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए इसका नाम रखें बियरर एनिमल, छोटा सा ये भी आगे लिख दें, बियरर एनिमल, ब्रैकेट में लिखें ओनली फॉर डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर किताबें नहीं हो तो बहुत ही कमाल है, ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, और किसी मकसद के लिए नहीं.
अच्छा, अब सारे इधर इधर देखें, मैं एप्पल ट्री को और भैंस को बियरर बायोलॉजिकल एसेट क्यों कह रहा हूं, और एप्पल को और फिश इन फार्म हाउस और बकरा और छल्ली लगी हुई, इनको कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स क्यों कह रहा हूं। एक तो होते हैं ना मैच्योर इमेच्योर, वो अलग कैटेगरी है। अभी एक लफ्ज हमने पढ़ा था कंज्यूमेबल और बियरर बायोलॉजिकल एसेट, ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए लफ्ज है, वरना आपको पता है पूरी अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड पूरा हो गया। हमने कल तक कोई लफ्ज नहीं पढ़ा हुआ कंज्यूमेबल, ये तो कंज्यूमेबल आज पहली दफा लफ्ज पढ़ा है। हाथ खड़ा करके बता दें कि कंज्यूमेबल और बियरर में आपको क्या फर्क पता लग रहा है जी। कंज्यूमेबल, अब जरा मिसाल देखें, ये बकरा तो दूध नहीं दे सकता ना, ये बकरा दूध नहीं दे सकता, गाय दूध देती रहती है और कई साल तक देती रहती है। ये बकरा, अब आप कहेंगे बकरा गोश्त तो देता है ना, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही दफा देगा ना, बार बार तो नहीं देगा। ये जरा देख के बताएं, ये कब तक दूध देगी, कई सालों तक। ये कब तक फल देगा, कई सालों तक। ये फिश कितनी दफा, बस एक ही दफा, जब 2-3 साल बाद बेचेंगे तो पैसे दे देगी बस। ये बकरा कितनी, क्या कितनी, मैं बस जिबा करो मुझे, क्या कितनी, मैं मेरे में से कोई चीज निकलनी है, बक रहा हूं, री नहीं हूं, सो नो दूध न सो रा, रॉ री रॉ। तो ये एक ही दफा, छल्ली एक ही दफा छल्ला देगी, अंगूठी नहीं, छल्ली तो बस एक ही दफा छल्ली देगी, और ये फसल पूरी ही खत्म हो जाएगी शायद उसमें फिर। तो इनमें आपको क्या फीलिंग आ रही है, ये कई साल तक दूध देगी और ये कई साल तक फल देगा, लेकिन फल अपनी जात में तो कंज्यूम हो जाना ना, इस्तेमाल हो जाना है। ये बकरा भी एक वक्त आएगा, इस्तेमाल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ये भी इस्तेमाल हो जाएंगी, सेल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ये भी सेल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये अपनी जगह खड़ा रहेगा। ये जाते हुए देखेगा, ये फलों को जाते हुए देखेगा, ये मछलियों को जाते हुए देखेगा, ये बकरे को जाते हुए देखेगा, ये छल्ली को जाते हुए देखेगा कि तुम जाओ मैं दूध देता रहूंगा, ये भी सेब देती रहूंगी, ये भी सेब को कहेगा तू जा मैं तो खड़ा रहूंगा इधर ही। तो ये देखें कितने मजबूत हैं, साल साल से खड़े हैं इधर ही और कुछ दे भी रहे हैं। वो बकरे ने भी कहते हैं मैं भी सालों से खड़ा हूं इधर, ठीक है तू खड़ा है, लेकिन तू कुछ उधर खड़ा तो है, बकरे तो दे तो कुछ नहीं रहा ना, लेकिन ये साथ साथ कुछ। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था, अगर कुछ समझ आया, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट और बियरर बायोलॉजिकल। चलें स्टैंडर्ड की आखिरी 3 लाइंस पढ़ लें, फिर हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस अब आज शुरू करते हैं। आखिरी 3 लाइंस, पेज 625। भाई ये डायग्राम वैसे यहां होनी चाहिए थी, ये जरा तस्वीर खींच के ना अगली दफा के लिए कर दो, डायग्राम यहां होनी चाहिए थी। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल और बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स। You must be aware of the following terms before going into disclosure। और तरीका है, इन्हें का डिस्क्लोजर पढ़ने से पहले ये जानना था। खैर है यार, हम सारे काम में पुट्ठे करते हैं। कंज्यूमेबल की डेफिनेशन है, बियरर की नहीं है। बियरर आर दोज अदर देन कंज्यूमेबल, लेकिन कंज्यूमेबल की डेफिनेशन है। कंज्यूमेबल कौन से हैं? कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स आर दोज दैट are to be harvested as or sold as biological asset। अब पता चली डेफिनेशन, that are to be harvested as agricultural produce or sold as biological asset। क्या बकरा इज टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? खून निकल रहे, इज टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इट कैन ऑल्सो बी सोल्ड एज अ बायो। इट विल नॉर्मली नॉट बी सोल्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट। पौधे अगर लगे हुए बेच दें तो भी ठीक है, नॉर्मली इट इज हार्वेस्टेड
एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एंड ये फिशेस भी, या इनको मार के ही बेचा जाता है इनको, तो आमतौर पर ये तो नहीं होता कि जिंदा बेचा जाता है, तो फौरन मर जाती हैं, तो ये मर गई, मर के बिक गई, तो बस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बिक गई, खत्म हो गई। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट दोज दैट आर टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और सोल्ड एज। अच्छा यार, ये ना कहिएगा कि भैंस को भी बायोलॉजिकल एसेट के तौर पे बेचा जा सकता है, वो इसलिए रखी नहीं हुई ना, वो दूध के लिए रखी हुई है और ज़िबा होने के लिए भी नहीं रखी हुई। ना वो ज़िबा होने के लिए रखी हुई है, ना वो जिंदा बेचने के लिए रखी हुई है। बिक तो ये भी जाती है जिंदा और ज़िबा भी हो जाती है, लेकिन रखी नहीं ना हुई। इसलिए रखी किसके लिए हुई है? बियर करने के लिए। क्या बियर करने के लिए? दूध। कितने सालों के लिए बियर करने के लिए? अगर कोई भी आता है आपके घर आके कहता है यार ये जरा चखाओ, आर यू मैड, मैं इसको ज़िबा करके चखाऊं? ये तो 100 लीटर दूध देती है, हमारे बच्चों का खर्चा चल रहा है, स्कूल फीस देनी है, ये करना है वो करना है, और कोई कहते यार ये जरा लकड़ी से जरा उतारना, मैंने इससे जो है। पागल हो गए हो? मुझे सेब चाहिए, मैं लकड़ी को तुझे हाथ लगाने देता हूं, मैं तुझे लकड़ी को हाथ लगाने दूं, चल निकल, सेब को हाथ लगाने लगा ले, वो भी हाथ लगा ले बस। तो किसी के जहन में ये घर जाके ना आ सकता है कि वो ना घर जाके मज को देखेगा, इट कैन बी सोल्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट। पता नहीं सर ने मज इधर क्यों डाली थी, मुझे भी पता है इट कैन बी सोल्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट, बट नॉर्मली इट इज नॉट हेल्ड टू बी सोल्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट, इट इज हेल्ड फॉर मिल्क। शुगर एंड नहीं बोला। Examples of consumable biological assets are livestock intended for production of meat. बकरा ही वो जहन में ले लें, अगर बकरा आपने रखा हुआ मीट के लिए, लाइव स्टॉक हेल्ड फॉर सेल, या जिंदा बकरा बेच दें। फिश इन फॉर्म्स, क्रॉप्स सच एज मेज एंड, सबकी डायग्राम्स नीचे भी दिखाई हैं, सबकी डायग्राम नीचे दिखाई हैं। क्रॉप्स सच एज मेज एंड व्हीट प्रोड्यूस on bearer plant, produce on bearer plant, it is also consumable, produce on bearer plant, it is also consume, ये कंज्यूम हो जानी है ना, इस्तेमाल हो जानी है। ये सेब अपनी जगह खड़ा रहेगा और सेबियां देता रहेगा, लेकिन ये अपनी जगह खड़ी रहेगी और दूध देती रहेगी, कभी कभी चल लिया करे कोई मसला नहीं, लेकिन ये खड़ा रहेगा, इसने चलना शुरू कर दिया तो हमने भाग जाना है। फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक, अच्छा सॉरी, ये पूरा हो गया। अब ये मुझे जरा बताना शुरू करें, ये डेफिनेशन पे कैसे पूरा उतर रहा है। लाइव स्टॉक इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीट आर टू बी हार्वेस्टेड एज लाइव स्टॉक, बकरा हेल्ड फॉर सेल, फिश इन, पता नहीं जिंदा बेच दें तो बायोलॉजिकल एसेट है, मरी भी बेच दें तो एग्रीकल्चर, जो भी समझ लें। क्रॉप सच एज, ये फसल तो नहीं बिकती, कट के ही बिकती है आमतौर पे। प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट, ये भी दरख्त तो नहीं बिकता। हार्वेस्टेड एज ट्रीज बीइंग ग्रोन फॉर लंबर, ये ट्रीज तो नहीं बिकते, ये भी लकड़ी कट के बिकती है। तो ये हमने डायग्राम में नहीं बनाया हुआ था। अगर कोई ट्रीज हैं लंबर के लिए तो वो कंज्यूमेबल में आएंगे या बायोलॉजिकल में आएंगे? कंज्यूमेबल में आएंगे। यार ये क्यों इधर आएंगे? ट्रीज फॉर लंबर, इन्होंने खड़े रह के कोई चीजें नहीं देते रहना, इन्होंने बकरे की तरह एक ही दफा चले जाना है, तो ट्रीज फॉर लंबर भी कंज्यूमेबल में आएंगे। यार बेसिकली ना बियरर का कॉन्सेप्ट है बियर करना मोर देन 1 ईयर, ये बैक एंड पे बियरर के थीम है जी। जड़ से ही करते हैं, ये जो ट्रीज फॉर लंबर होते हैं ये बस हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, फिर नए ट्रीज लगाते हैं आप। वो हो सकता है ऊपर से कटता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो थोड़ी सी नीचे कोई चीज होगी फिर जो लंबर के लिए है। चलिए ये तहकीक करनी पड़ेगी हम। ट्रीज फॉर lumber,
their roots gone or there or there. Nice one. Trees are below the roots left in the ground are not part of it. They are not. If the roots have no economic benefit, they won't regenerate, be sold or provide. They are not recorded as a separate. They are simply removed from the books. बस तो डिबेटेबल सी बात है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। पहला स्टैंडर्ड वाले ने इसको किस एग्जांपल में डाल दिया देख लें, कंज्यूमेबल में। तो ठीक है, इसको कंज्यूमेबल में रखें, कीप द थिंग सिंपल। किसी मुल्क में किसी इलाके में कुछ चीज़ को प्लस माइनस थोड़ी बहुत ही हो, जैसे कल मैंगो ट्रीज में भी कई दफ़ा उसने कुछ और बात कर दी थी। अच्छा, हमें तो बस बेसिक थीम बतानी चाहिए कि जो चीज़ें कई साल तक चीज़ प्रोड्यूस बियर करती हैं। अब बियर बायोलॉजिकल एसिड की कोई डेफिनेशन नहीं है। बियर बायोलॉजिकल एसिड्स आर दोस अदर देन, फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक फ्रॉम विच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड। डायग्राम में बताएं देखे बगैर, लाइव स्टॉक फ्रॉम विच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड। कहो नहीं, हमारी तो मज थी, डायग्राम में देख के बोल रहा हूं मैं। एंड फ्रूट ट्रीज फ्रॉम विच फ्रूट इज हार्वेस्टेड। बियर बायोलॉजिकल एसिड्स आर नॉट बट रादर आर हेल्ड टू बियर। ये थीम है बेसिकली, दीज आर हेल्ड, ये खड़े रहते हैं साल साल टू बियर। ये प्लांट एंड मशीनरी की तरह चीजें देते रहते हैं, एक ही दफा खत्म नहीं हो जाते। अच्छा, जानवर बताएं कब मैच्योर होते हैं, और मुझे बताएं दरख्त कब मैच्योर होते हैं, और मुझे बताएं इंसान कब मैच्योर होता है। जानवरों से शुरू करें। जानवर कब मैच्योर होते हैं? जब शीप है तो वूल देना शुरू कर दे, और गाय है तो दूध देना शुरू कर दे। ठीक है, आगे। और वो कब मैच्योर होते हैं? प्लांट्स जब फ्रूट्स देना शुरू कर दें। तो इंसान तो IS 41 के स्कोप से बाहर है, क्योंकि IS 41 की डेफिनेशन अगर ये होती, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, ये डेफिनेशन सही है बायोलॉजिकल एसिड की, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट, लिविंग इंसान। जी आप लोग कहते हैं सोशल एनिमल, हम नहीं कहते एनिमल। Mature biological assets are those that have attained the harvestable specification. What is harvestable specification? Or are able to sustain regular harvests. रेगुलर हार्वेस्ट की मिसाल दें। स्टार्ट गिविंग मिल्क, स्टार्ट गिविंग फ्रूट्स। ठीक है, ये हो गया सस्टेन रेगुलर हार्वेस्ट। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड कब मैच्योर होते हैं? कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड कब मैच्योर होते हैं? बकरे ने कहा ना तो मैं दूंगा दूध ना तो मैं दूंगा फ्रूट, कर लो गल, हुण दसो मैं कब मैच्योर हूंगा? यार इसमें तो बस सादा सी बात है, आप इतना सा बकरा लेने जाएंगे, किसी से कहेंगे खरीदना है, आपको यार ये तो खरीदने वाली चीज नहीं है, इसमें कौन सा गोश्त है? तो ऑब्वियसली इतना गोश्त आ जाए कि आप बाजार में आप वो बिकने लग जाए, बिल्कुल ही छोटा सा है, अभी बहुत ही बेबी है, उसको तो जुल्म ही है ना, उसको ज़िबा करके उसका गोश्त निकालना, तो क्या उसको बड़ा होने दें और थोड़ा सा फिर। तो इसलिए इन जानवरों में होता है कि बस इस काबिल हो गए हैं कि लोग पसंद करने लगे हैं बाजार में, हाँ यार ये बकरा माशाल्लाह ना ए दोंदा हो गया है, चलो इसके दोंदा इसको निकालो यार। और मछली अभी छोटी सी हमने ला के डाली है, अम्मी इसका रोस्ट बना लें, बेटी तुम्हारी क्या हो गए, पागल ही हुए? तो अभी तो मछली डाली है ना, तो जब ये इस काबिल हो जाएं और छली भी अभी पकी नहीं, अम्मी जरा मैं इसको उतार लो, बेटा तुझे ना मैं नीचे उतारूं, अम्मी मैं इसको उतार लूं। तो ये तीनों चीजें मुझे बताएं, ये चारों चीजें किस वक्त मैच्योर समझी जाएंगी? जब लोग इसको खरीदना पसंद करें। ये मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन दे रहा हूं, जब लोग इसको खरीदना पसंद करें तब, और जब खरीदने के काबिल नहीं है तो ये क्या है? इमैच्योर। तो बताएं जी, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड किस वक्त मैच्योर होते हैं? When they have attained harvestable, जब वो ज़िबा करने के काबिल हो जाएं, या छली उतारने के काबिल हो जाए, कच्ची से पक्की हो जाए, तब जब वो उतारने के काबिल हो जाए।
हार्वेस्टेबल स्पेसिफिकेशन, छलनी उतारने के काबिल हो जाए, हार्वेस्टेबल हो, ये ना हो कि बिला वजह छल्ली उतार रहे हो, छल्ली उतारने के काबिल हो जाए, हार्वेस्टेबल। बकरा बड़ा हो जाए, कि आपको 8-10 किलो तो गोश्त निकले ना उसमें से जी। कट सकते हैं, हाँ काट। फ्रूट्स में एस नहीं आता, क्यों? अच्छा, फ्रूट अपनी जात में ही सिंगुलर है, अच्छा प्लूरल है, अच्छा वो यानी कि सिंगुलर प्लूरल के लिए फ्रूट यूज होता है, ठीक है। अच्छा किस और जो मेरी इंग्लिश सही करानी है, आ जाओ जरा क्लास के बाद आ जाओ। कोई इज्जत रख लिया, अगर तुझे बहुत पता है तो ये तो नहीं कि मुझे भी चल बता दिया कर, पर्ची पर लिख के ऐसी चीज देते होते हैं, अगले सेशन में कर लेंगे, वो जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट है कोई हमारा जो खराब हो रहा है। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट में जरा देख लें कहाँ कहाँ चीजें आनी हैं। पेज 628, ऐसे अब समरी से समझ लें, स्टैंडर्ड की आ रही है, पूरा पेज 628 आज के नोट्स में लिखा होगा। अगेन लॉस विल अराइज इन IS 41, सोच के बताएं कब कब। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, नॉर्मली लॉस आता है, और इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ऑन बर्थ, एट ईयर एंड ऑन टेकिंग बायोलॉजिकल एसेट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ बिजनेसेस। मिसाल ने जो IS 41 लगाते हैं, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, citrus fruit, oranges, etc. Examples of business that will not apply IS 41, zoo animals, ocean farming, नहीं ये लफ्ज़ गलत है यार, ये पिछली दफ़ा भी सही कराया था, इसकी तस्वीर भेजो। ओशन फिशिंग, फार्म हाउस तो गलत है ना। ओशन फिशिंग, ट्रॉलर्स माहीगीर होते हैं। वॉच डॉग्स इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, आप अपने होटल का नाम लिख लें जो आप लोगों ने बनाया हुआ है। IS 16 विल अप्लाई, लैंड के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर क्या लगेगा? IS 16। एनिमल्स नॉट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, वॉच डॉग और जू एनिमल्स, इन पे भी क्या लगेगा? बियरर प्लांट पे भी क्या लगेगा? IS 16। बायोलॉजिकल एसेट्स हुज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, इनको कीप करें अंडर IS 16। सींग वाली गाय, टिल फेयर वैल्यू नॉट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बियर प्लांट आते हैं। आज मैंने आपको वो दिखाया है, एक नोट भी दिखाया है कीनिया वाला, उसमें बियर प्लांट PPE के नोट में नजर आ रहे थे। और भी तो आ सकता है ना, ऐसा ऐसा बायोलॉजिकल एसिड भी तो आ सकते हैं ना, हुज सींग वाली गाओ नॉट मेजरेबल, जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट्स, डेयरी कैटल, मेच्योर इमेच्योर जो भी है, शीप फॉर वूल, ये किधर चली जाएगी? बायो। ये नॉन करंट में क्यों शो की हुई है? नॉन करंट में डेयरी कैटल तो कई साल तक दूध देती रहेगी ना, और शीप कई साल तक। वैसे मुझे शीप भी बियर और बायोलॉजिकल एसेट लग रही है, उधर खड़ी रहेगी और वूल, एक दफा वूल देके तो नहीं खत्म हो जानी यार, ऐसी तो बातें ना करें ना, वो जो पहले दिन शेव से उतार रहा था दोबारा नहीं बाल आने उसके। हाँ तो अच्छा जी, करंट एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स IS 41। बायोलॉजिकल एसेट नॉन करंट में भी शो कर सकते हैं आप, अगर इन्होंने कई साल तक फायदा देना है, और करंट में भी शो कर सकते हैं, जैसे एनुअल क्रॉप्स, वीट, मेज, पोटैटो और कॉटन। लेकिन ये क्रॉप्स का मतलब है लगी हुई हैं, अगर ये कट जाएंगी तो फिर तो ये क्या बन जाएंगी? एग्रीकल्चर। एंड मैंगोज ऑन मैंगो ट्रीज, ये भी क्या होंगे? जब तक लगे हुए हैं, कट गए हैं तो एग्री। बायोलॉजिकल एसेट्स, काउ फॉर स्लॉटर, आपका ज़िबा खाना है, फिर तो आप 4-5 काउ खरीदते होंगे, अगले दिन उनको ज़िबा कर देते होंगे, फिर 4-5 मंगवाते होंगे, फिर अगले दिन ज़िबा कर देते होंगे, फिर 100 मंगवाते होंगे, थोड़ी उनको बड़े करते होंगे, अगले साल उनको ज़िबा कर देते होंगे, ये तो चलता रहेगा। तो ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स को बेहतर है कहाँ शो कर दें? करंट एसेट्स में। IS 41 करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन नहीं करता, इसलिए लोग कहते हैं कि IS 1 में बस देख लो, जिस तरह IS 1 के मुताबिक मोटे मोटे जो करंट नॉन करंट के रूल हैं बस वही लगा लो, तो बेहतर है काउस फॉर स्लॉटर को आप करंट एसेट्स में पेपर में शो कर दीजिएगा।
इन्वेंट्रीज में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो बैलेंस शीट में आती नहीं ना, वो तो एक सेकंड बाद एंट्री खत्म हो जाती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, मैंगोज, मिल्क, वूल लाइंग इन स्टॉक, और इससे जो चीजें बनी है चीज वगैरह वो भी कहां नजर आएगी? इन्वेंट्री में। तो प्रोसेस्ड गुड्स भी लिख लें, इन्वेंट्री में ही नजर आएंगी। प्रोसेस्ड गुड्स भी इन्वेंट्री में नजर आएंगी। मिल्क पड़ा रह गया तो वो भी इन्वेंट्री में नजर आएगा, चीज पड़ी रह गई है तो वो भी इन्वेंट्री में, कॉटन पड़ी रह गई है तो वो भी इन्वेंट्री में नजर आएगी, जराबें पड़ी रह गई हैं तो वो भी इन्वेंट्री में नजर आएगी इसमें। जी अगर काउस का बिजनेस है और वैसे काउस को बेचता हूं, ज़िबा करके बेचता हूं, हाँ तो आप कह रही हैं उसको फिर नॉन करंट में शो कर दें? एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ना डेफिनेशन देखें, इनका सवाल सुन लें। इनका सवाल यह है कि अगर मैंने काउस ज़िबा करके बेचनी है, काउस ज़िबा करके बेचनी है, तो फिर मैं इनको कहां लेके जाऊंगा? तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ डेट एसेट। मैं सेल तो नहीं कर रहा, लेकिन यहां गिरा दें उसको, एग्रीकल्चर इज मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द एसेट, तो यहां पे गिर जाएगी वो। अगर काउ आपने ज़िबा करके बेचनी है तो डेट इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर आपका काउ ज़िबा करके बेचने का कारोबार है, गोश्त बेचने का, यू आर स्टिल IS 41 आप अप्लाई करेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी का थर्ड पॉइंट लग जाएगा। काउस फॉर स्लॉटर इज अ बायोलॉजिकल एसेट। और अगर बेचने के लिए जिंदा काउस रखी हुई है फिर तो वैसे ही जिंदा गधा भी तो रखा हुआ था बेचने के लिए, फॉर सेल। पास पेपर में देखें क्वेश्चन 2 रह गया था। हाँ जी, क्या चीज? मैंगो ट्रीज। भाई मैंगो ट्रीज तो मेरे ख्याल से बायोलॉजिकल एसेट ही नहीं है। नहीं, मैंगो ट्रीज तो बियरर प्लांट है ना, वो तो IS 16 में चले जाएंगे। अब सवाल पूछें आप। मैंगो ट्रीज तो नहीं करंट एसेट्स में होंगे, मैंगोज करंट एसेट में होंगे जो प्लक हो चुके हुए हैं, मैंगो ट्रीज तो नहीं। जी, पेज 651, पॉइंट नंबर 2 और 7 रह गया हुआ, पढ़ लें। हो गए, दोनों हो गए। IS 41 डज नॉट अप्लाई ऑन बीयर प्लांट। पहले रुक के सोच लें, IS 41 डज नॉट अप्लाई बिकॉज IS 16 अप्लाई। However, it applies on produce growing on beer plant, लेकिन मैंगोस पे लगेगा। ठीक है, ट्रू है। All government grants related to biological asset are accounted for under IS 41। भाई बायोलॉजिकल एसेट तो वो सींग वाली कौ भी है, लेकिन उस पर IS 16 लगता है, तो वो इधर से, और उसकी गवर्नमेंट ग्रांट पे IS 20 लगता है। और जो बियरर प्लांट है वो भी बायोलॉजिकल एसेट हैं, जिंदा तो हैं, लेकिन उन पर IS 16, वो जो IS 20 लगता है गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला।
कल के होमवर्क वाला सवाल हो गया ना? क्या करवाना था, अभी ज़हन से निकल गया एक मिनट। हाँ, MCQ 16, माजरत MCQ 16 निकालने। पंद्रह 14 Maria Limited bought oil palm garden for 150 million. ये जी ऑयल पाम गार्डन डन। Maria Limited bought oil palm garden for 150 million. Includes 120 million for लैंड। अच्छा, हमने कहा था अगर लैंड और गार्डन इकट्ठा खरीदें तो फिर लैंड की वैल्यू माइनस कर दें, बाकी किसकी वैल्यूज है? ट्रीज की। ट्रीज कितने के हैं? 30 million. The garden is expected to give agricultural produce for next 3 years before replantation. फिर वो दरख्त दोबारा लगाने पड़ेंगे। अच्छा यार, अब जो है ना लकड़ी इसकी सस्ती बिकती है महंगी बिकती है, उसमें फिर ये नहीं बताया करेगा। तो मेरा मशवरा है कि आप सारे दरख्तों की लकड़ी स्क्रैप सेल ही समझिएगा, अनलेस के सवाल बता दे कि इसकी लकड़ी बड़ी महंगी है, वरना आम तौर पे लकड़ी महंगी नहीं होती जो दरख्त फल दे रहे होते हैं। बड़े गिने चुने दरख्त होते हैं जिनकी लकड़ी भी महंगी बिकती है। तो ये एक मसला ज़रूर आपको पेपर में फेस करना पड़ सकता है, लकड़ी स्क्रैप है या नहीं वो नहीं बताया करेगा। तो यहीं ज़रा मैं लिखने लगा हूँ, क्या ये जो पाम ट्रीज हैं, ऑयल पाम ट्रीज, क्या ये प्रोड्यूस देंगे? देंगे। क्या 1 साल से ज्यादा देंगे? जी 1 साल से ज्यादा देंगे। क्या ये लकड़ी स्क्रैप के तौर पे बिकनी है? तो यहीं पे एज्यूम कर लें, एज्यूम वुड इज सोल्ड एज स्क्रैप। अब 3 बातों के जवाब मुझे दीजिएगा यस और नो में। पहला सवाल, विल इट गिव प्रोड्यूस? ट्री उधर ही रहेगा, प्रोड्यूस देता रहेगा। विल इट गिव प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर? Will this wood be sold as scrap? So if answer to all of 3 is yes, then it is a bear plant. Now my question is, just decide here कि पाम ट्रीज पे क्या लगाना है। गार्डन का लफ्ज तो छोड़े ना, पाम ट्रीज पे क्या लगाना है? ये क्या है?
बियरर प्लांट होता है जो वहीं खड़ा रहे और प्रोड्यूस देता रहे हर साल, और इसकी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे बिके। इस पे क्या लगेगा? और लैंड जो है जिसके ऊपर ये है वो तो वैसे ही IS 16। खरीदे कितने के हैं? कॉस्ट IS 16 के लिए तो कॉस्ट ही चाहिए ना। ये कितने के? और ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन हो गई। इनिशियल मेजरमेंट विल ऑलवेज बी एट कॉस्ट। ऑन 31 दिसंबर द ईयर एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द गार्डन इज 22 मिलियन एक्सेप्ट लैंड। ओहो, दरख्तों की फेयर वैल्यू कम होगी, 30 से किस पे चली गई? 22 पे चलेगी, एक्सक्लूडिंग लैंड। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इज, अब परेशान करने के लिए उसने दे दी है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। लैंड हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 130 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2019। लैंड की भी फेयर वैल्यू दे दी। ML यूजेस द कॉस्ट मॉडल अंडर IS 16 एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मॉडल फॉर IS। ये लाइन मैं काट रहा हूं क्योंकि हमारे सवाल में कोई IS 41 की चीज ही नहीं है। आई के अपने तो देनी थी परेशान करने के लिए। हमारे सवाल में सिर्फ कौन सी चीजें हैं? एंड वी आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल। वी आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल अंडर IS 16। तो ये बिरयानी के अंदर जहां बोटी होती है वहां स्टार फिशेस भी होती हैं जिनको इग्नोर करना होता है, काले काले रंग की। तो ये वो स्टार फिशेस बहुत ज्यादा आ गई थी बिरयानी के अंदर। अब इनको इग्नोर करना था, क्या करें, बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है, सारा इग्नोर करना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट? अब कोई हमारे जैसा शहजादा होगा वो तो MC को सॉल्व करते हुए तो फौरन जम मारेगा, कहेगा लैंड को शो कर दो कॉस्ट पे और गार्डन को शो कर दो कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन पे, टोटल 140। नहीं, गड़बड़ होगी। 30 को डिवाइड नहीं 10 से नहीं करना, 3 से करना है तो 3 से कर लो। 30 माइनस 10, वो बैक एंड पे वही चल रहा था दिन में। 120 प्लस 20 इज इक्वल टू, छोटा सा आंसर लिखें फिर प्रॉपर तरीके से मैं कराता हूं। छोटा सा आंसर तो लिख लेना, एग्री कर गए हैं शायद आप आंसर से। कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, MCQ 16, MCQ 14, कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल। और सवाल क्या है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ, जो कहां जाने हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस हेडिंग में जाएंगे? PP में लैंड 120 क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी, और बियरर प्लांट कॉस्ट 30, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 साल की 10, जवाब 20। ये हमारे सवाल का जवाब खत्म हुआ। एज्यूम री वैल्यूएशन मॉडल। एज्यूम करें मेरे डियर रीवैल्यूएशन मॉडल लग रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। लैंड किस दिन ली है? मैं सारा नोट करने दूंगा। 1 जनवरी 19। कॉस्ट
120। लैंड की फेयर वैल्यू रिवैल्यूड अमाउंट 130, सरप्लस 10। बैलेंस शीट में कितने पे जाएगी? 130। ट्रीज कॉस्ट 30, बीवी 16 में दरख्तों को किस पे रखा जाता है? कॉस्ट पे या रिवैल्यूएशन मॉडल, वो सॉरी फेयर वैल्यू पे या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे? दरख्तों की फेयर वैल्यू 22। सरप्लस आ गया इधर भी क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया था ना। ये क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूड अमाउंट? रिवैल्यूड अमाउंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 2 डन। अब बैलेंस शीट में कितने पे जाएंगे? 152 पर। अगर हम एज्यूम करते हैं कौन सा मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल, तो बैलेंस शीट में पीपी में लैंड किस पे जाएगी? 130 पे। और ट्रीज बियर प्लांट 22 पे। डन। वैसे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि फेयर वैल्यू ईयर एंड पे दी हुई थी सवाल में, तो फेयर वैल्यू भी लाना था ना, सवाल में दी हुई थी फेयर वैल्यू, मैंने तो ऐसे ही कर दी। चलें ये नोट करें, अगर कॉस्ट मॉडल हो और अगर इवैल्यूएशन मॉडल हो, पॉज करो। जी डन। लिख दो इक्विटी में। असल में उसने सवाल में रिक्वायरमेंट में नॉन करंट एसेट पूछे हुए थे ना, मैंने सिर्फ नॉन करंट एसेट लिखे हैं। इक्विटी में डाल दो रिवैल्यूएशन सरप्लस 10 भी और 2 भी। और भी कुछ बनवाना है तो बनवा लें आप। नहीं नहीं सही है, अच्छा अच्छा सवाल। आई अप्रिशिएट। ये फ्रूट्स वाली बात मैंने दिल पे नहीं ली, मैंने नहीं दिल पे ली, मुझे मैंने बिल्कुल नहीं ली दिल पे। ओके अच्छा, आज अब हमने घंटा लगा के ना IS 38 का एक सवाल करना है। वैसे भी आज ताकरात नहीं है तो आप भी फ्री होंगे माशाल्लाह। वैसे तो आखिरी 10 दिनों में आप बहुत से इबादत करते हैं, कई तो लोग होते हैं पुराने ज़माने में उनके रो रो के आंखों की नालियाँ सी बन गई थी यहाँ पे, आंखों से आंसू निकल निकल के। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं, जब उठते हैं तो मस्जिद में हमने कई दफ़ा देखा कारपेट गीला हुआ होता है या मुसल्ला गीला हुआ होता है, इतना होते हैं लोग आज के ज़माने में भी। और कई आपके दाएं बाएं भी बैठे होंगे, अब बताते तो नहीं, ऑब्वियसली बताना मकसूद भी नहीं है। अच्छा अब माय डियर
ये MCQs हम करेंगे आज, कोई टाइम निकाल के थोड़ा सा, और IS 38 का एक पास पेपर का सवाल करेंगे। तो इसलिए ये जो किया ना हमने आज क्लास में, 2 मिनट रह गए हैं, इसी को आज रिवाइज कर लें ताकि घर जाके आपका कोई इतना काम ना हो। इसी को आज रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, आप लोग ना निकालें पेज 618 से। IS 41 का स्कोप पैरा है, वो कहता है कि डंडा, वो कहता है कि बायोलॉजिकल, मुझे कहता है वो पढ़ा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी एक्सेस में भी नहीं है और कह रहा है वो पढ़ा हुआ है। बेटा अबू, बेटा है ना अबू, वो फर्स्ट फ्लोर पे देखी थी मैंने कल। बायोलॉजिकल एसेट्स एक्सेप्ट बेयर प्लांट, एग्रीकल्चर, बार बार याद करें, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन सर्टन सिचुएशंस, हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लैंड्स, बेयर प्लांट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। रशीद, मेरे दिमाग में इतना कुछ है, रशीद दही तो नहीं बन जाएगी इसकी, रशीद चेक कर, मेरा दिमाग चेक करें। गवर्नमेंट ग्रांट अनकंडीशनल को रिसीवेबल हो तो इनकम में लेके जाने। अनकंडीशनल में 2 तरीके हैं, या तो हर साल इनकम में ले जाएं, और अगर कोई ऐसी कंडीशन लगी हुई है कि 5 सालों का वेट करना पड़ेगा, फिर 5वें साल के एंड पे लेके जाएं। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट ऐसे होते हैं जो खड़े रह के प्रोड्यूस नहीं देते रहते, बस ये असल बात है, जो खड़े रह के प्रोड्यूस नहीं देते रहते, बल्कि ये कट जाते हैं, एक ही दफा ज़िबा हो जाते हैं, या जिंदा ही बिक जाते हैं। और ये दीज आर हेल्ड टू बियर, ये खड़े रह के प्रोड्यूस देते रहते हैं। अच्छा, ये वाले मैच्योर कब होते हैं? जब फल देना शुरू करें। बियरर मैच्योर तब होते हैं जब फल देना शुरू करें या दूध देना शुरू करें। कंज्यूमेबल उस वक्त मैच्योर होते हैं जब मार्केट में लोग इनको खरीदना पसंद करें। हार्वेस्टेबल स्टैंडर्ड ने लफ्ज यूज किया है। अब ये काटने के ज़िबा करने के काबिल हो जाए। छोटी सी मछली, उसको किसी ने क्या उसका रोस्ट बनाना है तो वो आपका रोस्ट बना देगी। अच्छा जी, जनरल डिस्क्लोजर्स। अब पूरी पिक्चर माइंड में घूमनी चाहिए। ये P&L में आते हैं। ये वो जो आज मैंने आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, जिसमें आई कैप की किताब में कैटल्स की मैच्योर इमैच्योर की तादाद लिखी हुई थी और क्वांटिटी लिखी हुई थी और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। ये भी आई कैप वाले डिस्क्लोजर में था। ये हमने कल परसों से बना रहे हैं, प्राइस और फिजिकल चेंज वाला। नेचर ऑफ एक्टिविटीज हमने वो पढ़ी थी कीनिया वाली में, और जानवरों की तादाद उसी स्क्रीनशॉट में शेयर हो जाएगी, और लीटर्स ऑफ मिल्क हमने खुद लिख के उस स्क्रीनशॉट में डाल दिए थे कि कैटल्स ने कितना मिल्क प्रोड्यूस किया। उसके बाद मोटे मोटे ये डिस्क्लोजर्स हैं कि हमारे, ये भी हमने डाल दिए हैं वहीं पे 9.2 के नाम से। ये स्क्रीनशॉट हमने जो है 9.2 के नाम से हमने वहां डाल दिया है। ये स्क्रीनशॉट भी, देयर आर नो बायोलॉजिकल एसेट जिनका टाइटल रिस्ट्रिक्ट है, देयर इज अ कमिटमेंट टू बाय काउज, ये हमने डाल दिया है 9.2 के नाम से। तो ये सारा है, इस तरह ये एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा, और इसमें मैं फिर ये काट दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे टाइम आया, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये स्क्रीनशॉट बन जाएगा प्रॉपर हमारा 9.1 और 2। ओके, नेक्स्ट। ये तो आसान सी बात थी। अगर कभी इस साल कोई हादसा वगैरह हो गया तो ये बस बॉक्स लगा लें। आपने यूज़र को उसका इनकम बताना है या उसका एक्सपेंस बताना है। जो जानवर जिनकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल सकती, बताएं वो कौन से हैं, उनकी फेयर वैल्यू क्यों नहीं पता चल सकती, किस रेंज से किस रेंज में फेयर वैल्यू है। आगे आइए 16 वाली बातें, डेप्रिसिएशन या यूजफुल लाइफ और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट साल के शुरू में, इंपेयरमेंट, लॉसेज, डेप्रिसिएशन। और बाद में अगर फेयर वैल्यू पता चल जाए तो 3 डिस्क्लोजर, किसी को याद हो, लॉजिक पे बता दें, लॉजिक पे। बाद में अगर फेयर वैल्यू पता चल जाए, कौन से जानवर हैं, क्या सर्कमस्टांसेस बने जिसकी वजह से फेयर वैल्यू पता चल गई, और बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में चेंज कितना है। गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में डिस्क्लोजर, किस नेचर की मिली है, किस हद तक मिली है, उसमें आपने कितनी कंडीशन अब तक फुलफिल नहीं की, और इनके फुलफिल ना करने की वजह से कितनी ग्रांट वापस करने का चांस है। जाएं, ये पढ़ा बस हमने आज।
नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 3:15 IS-38 का एक सवाल करना है। अब आपकी मर्जी है इधर करें या घर जाके करें। उसमें एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का हमने सवाल करना है, चला चलाया बिजनेस खरीदेंगे और गुडविल निकलेगी, बस एक छोटी सी चीज़ है, गुडविल निकलेगी। वो डिटेल से कंसोलिडेशन का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा IS-38 से रिलेट करता है, इसलिए अभी करा दिया जाए तो बेहतर है। और IS-41 के MCQs। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।